इंडिया से जंग का वो मरहला जो 6, 7 और 10 तक चला, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसी नाकाबिले यकीन कामयाबी दी कि पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके 6 जहाज़ गिराए बल्कि 10 तारीख को अल-फतह मिज़ाइल ने हर उस टारगेट को इंडिया के अंदर हिट किया जिसको हिट करना चाहिए था। उसके बाद से पूरी दुनिया में, और ख़ुद जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, भारतीय मीडिया जो है, पहले तो अपने वो झूठे दावों में पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में फ़तह करवा चुके थे, लेकिन जब अल-फतह मिज़ाइल ने वहाँ जाके तबाही फैलाई है तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि पाकिस्तान बहुत कैपेबिलिटीज़ हासिल कर चुका है। अब वो रोज़ाना नए तबसरे करते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास क्या कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या कुछ है। एयरफोर्स ने जो जहाज़ गिराए इंडिया के राफेल, जिसको वो समझते थे कि ये जब आएगा हमारे पास तो पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट है वो इनका इस काबिल है ही नहीं है। तो वहाँ जाकर जब J-10 ने और हमारे वो थंडर ने और PL-15 मिज़ाइल ने जाके उनके 6 जहाज़ गिराए, तो अब वहाँ पे बहस ये है कि चाइनीज़ ने आके इनकी क्या मदद की। क्या पाकिस्तान के पास अपनी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हैं, या चाइनीज़ सेटेलाइट थे और मिज़ाइल थे और निज़ाम था जिसने हमारी मदद की। गो कि इंडिया के जो अपने 6 जहाज़ गिरे हैं, जिसको वो बड़ा दुनिया सारी के सामने अपनी ताकत का पेशखमा बनाकर पेश करते थे, उसमें 3 राफेल हैं जो फ्रेंच जहाज़ हैं, एक मिराज 2000 है वो भी फ्रांसीसी जहाज़ है, 2 उसके रशियन जहाज़ हैं Su-30 और वो MiG-29। तो अपना उसका एक भी नहीं बनाया हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हर्फ ये है कि आपके पास चाइनीज़ इक्विपमेंट था। तो आज प्रोग्राम में जो हमारे पास शुरा हैं उनके साथ इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। एक अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, थ्रेट अभी गया नहीं है क्योंकि मोदी के बयानात बार बार दोहरा के वो एक ही चीज़ धमकी लगा रहा है और उसकी बातों के अंदर से डेस्परेशन, मायूसी की झलक वाज़े होती जा रही है। तो जो शख्स मायूस हो, जो शिकस्त खोरदा हो और लोगों के सामने दबाव का शिकार हो, उससे आप किसी भी किस्म के एडवर्स रिएक्शन की तवक्को कर सकते हैं। तो हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। तो एयर मार्शल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये एक ऐसी चीज़ है जिसने शायद पाकिस्तान की ताकत में इजाफ़ा करने में काफ़ी रोल अदा किया। फिर आपने जो दुश्मन की कम्युनिकेशन उसकी पूरी थी उसको जैम किया, उसको इंटरसेप्ट किया, कैसे उसके जहाज़ों का आपने काबू किया। अगर इसको थोड़ा सा आप वजाहत करें बिल्कुल सादा तरीन लफ्ज़ों में, जो हमें भी और देखने वालों की समझ में आ जाए, तो शायद काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पाकिस्तान अपनी सलाहियतों को कितना इम्प्रूव कर चुका है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी ये जो जंग हुई, एयर बैटल हुई, इसके मुतल्लिक अभी पिछले एक हफ़्ते 10 दिन में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बड़े इंटरनेशनल मैगज़ीन, रेप्यूटेड मैगज़ीन्स ने इसका ज़िक्र किया है और आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगी। मॉडर्न एयर फोर्सेस, तमाम दुनिया के जितने एविएशन रिलेटेड हैं एजेंसीज़, वो इसको बहुत स्टडी करेंगी, बिकॉज़ ये मेरा ख़्याल में दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक बहुत बड़ा मार्का था जिसमें तकरीबन 130-140 जहाज़ इस्तेमाल हुए और हर तरह का जहाज़ उसमें मौजूद था। तो मैं आपको बड़े मुख्तसर से तरीके में और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बताना चाहूँगा कि दोनों एयर फोर्सेस ने अपने बेहतरीन जहाज़ और बेहतरीन असला इस्तेमाल किया जो उनके पास था। जो एयर डिफेंस होता है वो सिर्फ जहाज़ों से नहीं बनता, उसमें रेडार्स शामिल होते हैं, उसमें आपके ग्राउंड से एयर मारने वाले मिसाइल शामिल होते हैं जो आपने देखा है S-400 की सूरत में इंडिया के पास थे और हमारे पास भी मौजूद हैं। इसके अलावा उसमें एयर डिफेंस के आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो मिलके सेंसर्स और शूटर्स बनाती हैं। सेंसर्स वो होते हैं जो रेडार्स होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जिनसे आप दुश्मन की पोजीशन को देखते हैं, और शूटर्स वो होते हैं जो जहाज़ की सूरत में और मिसाइल की सूरत में होते हैं, जो हदफ बनाते हैं किसी चीज़ को काइनेटिक तरीके से और उसको मारते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उस वक़्त एम्प्लॉय हुई। देखने में तो आपको 130-140 जहाज़ नज़र आए जिनमें राफेल थे, Su-30 थे और मिराज 2000 थे उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से F-17 थे, J-10 थे और F-16 थे। ये सारे बहुत मॉडर्न जहाज़ हैं और मेरा ख़्याल में दुनिया में इस तरह की एयर बैटल बहुत कम देखने में आई है कि इतनी पैरिटी थी दोनों तरफ और इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। तो उस लिहाज से इसमें बड़े लेसन्स हैं जो देखने वाले हैं। ये चीज़ें जब एम्प्लॉय होती हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नदीम साहब, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, वो इनकी जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन होती है। अगर वो उस लिहाज से इंटीग्रेटेड हैं और इंटरऑपरेबल हैं, यानी इंटरऑपरेबिलिटी है उनकी आपस में, तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे होते हैं, उनको एक पिक्चर आ रही होती है और तमाम एलिमेंट्स मिल के सिनर्जी के साथ एक्ट कर रहे होते हैं और रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो जहाज़ की इतनी अहमियत नहीं होती
यहाँ एक मिसाइल की अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है उस इंटीग्रेशन की और फ्यूजन की जो इन तमाम सिस्टम्स में होता है, जिसकी वजह से जो कमांडर होता है वो सही डिसीजन ले सकता है और टाइमली डिसीजन ले सकता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एयर बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड्स मैटर करते हैं कि कौन पहले किसको मार सकता है। और यही चीज़ हमें नज़र आई 6 और 7 की रात को भी, कि इंडिया के पास शायद टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर थी, लेकिन देवर में वो जो सिस्टम थे वो स्टैंड अलोन सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे, उनमें वो इंटीग्रेशन नहीं थी। राफेल दुनिया का बेहतरीन जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं, उसके जो वेपन्स लगे हुए थे मीटियोर, वो बहुत अच्छा एक वेपन समझा जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी वो जॉइंटनेस नहीं थी बाकी Su-30 के साथ या अपने रडार्स के साथ या अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ, तो उसको हम बेहतर तरीके से ना सिर्फ जैम कर सके और उसकी वो लिमिटेशन सामने आई कि जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सका अपने बाकी फोर्सेस के साथ और उसकी डिसीजन मेकिंग में डिले आया। तो उसको हमने एक्सप्लॉइट किया और अच्छे तरीके से अपनी जो एयर बैटल है उसमें हमने अपने टेम्पो को और एक सिनर्जी को मेंटेन करते हुए उसको निशाना बनाया। ये चीज़ जाहिर बात है ट्रेनिंग से आती है, इस चीज़ के पीछे कई सालों का तजर्बा है। डाटा लिंक एक होता है, जो कॉमन डाटा लिंक हमारा बना वो कई सालों में बना, विच वॉज वन थिंग विच केम आउट वेरी प्रोमिनेंट। और ये चीज़ अब दुनिया भी हमसे मतलब कोऑर्डिनेट करना चाह रही है, पूछना चाह रही है कि किस तरह सब चीज़ों में आपने एक डाटा लिंक लगाया जिसकी वजह से आपको एक कंप्लीट कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर मिली। ये जो एक डाटा लिंक जिसको आप कह रहे हैं कि जिससे ये सिनर्जी डेवलप हुई, ये हमारी इन हाउस कैपेबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान ने खुद से डेवलप किया या हमने चाइना से इस पूरे निज़ाम को हासिल किया? जी बिल्कुल, देखें ये हमने खुद बनाया और चाइना की हमारे साथ ताउन रहा, क्योंकि उनके जो हमने सिस्टम्स लिए उसमें हमने जब ये लगाना था तो हमें जिस तरह ये कहते हैं इंडिया वाले कि हमें सोर्स कोड नहीं मिला फ्रांस से और उसकी वजह से मसले हैं, अब तो काफ़ी सारे बहाने ये मारेंगे, लेकिन वो सोर्स कोड्स वगैरह जो होते हैं वो डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो वो हमने और चाइना ने मिल के ये चीज़ें डेवलप की। मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि काफ़ी सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो चाइना को पाकिस्तान के ताउन से मिली और पाकिस्तान ने भी चाइना को बहुत कुछ सिखाया, ना सिर्फ पायलटेबिलिटी के लिहाज से, ऑपरेशंस के लिहाज से, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चाइना की जो है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बहुत आगे चली गई है, जिसकी वजह से आज वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं और अब बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में का भी इसमें बहुत हाथ रहा है, क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजीज़ जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ थी ये 60s से हम उड़ा रहे हैं और इनको हम मेंटेन भी कर रहे हैं, जिसमें F-86 थे, F-104 थे, F-16 थे। उस वक्त तक चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि F-16 से के मुकाबले में आप J-10 को देखते हैं, JF-17 को देखते हैं और वो एक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से आए हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि टेक्नोलॉजी हमने खुद डेवलप की और ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स हमने इसमें इन्वेस्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम फल खा रहे हैं और हमारी ट्रेनिंग जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटेज पे हुई। एयर मार्शल आमिर साहब, जो अभी इंडियन में कुछ एनालिस्ट थे उनके वो तबसरे पढ़ रहा था नए सिस्टम के हवाले से, क्योंकि वो सारे अभी इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे कि जंग ख़त्म हो गई, क्योंकि मोदी बार बार कहता है कि उसका वो ऑपरेशन अभी जारी है, तो वो उसी चीज़ को लेकर ही चल रहे हैं कि कौन से निज़ाम ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, मज़ीद हमें राफेल लेने हैं, F-35 की तरफ जाना है। वहीं वो पाकिस्तान के सिस्टम भी एनालाइज करते हैं। J-35 के ऊपर जो नया चाइनीज़ जहाज़ है वो कहते हैं कि ये चाइना ने J-35 जहाज़ बना रहा है, जो पहले PLA के पास आना था, चाइनीज़ आर्मी के पास आना था, लेकिन अब वो पहले पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया J-35 को पहले इस्तेमाल करेगी। वो जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वर्जन था उसका J-31, उसकी बजाय J-35 अब पाकिस्तान चलाएगा पहले। इसी तरीके से PL-15 वो कहते हैं जो चाइना के अंदर उसकी रेंज थी 300 वाला, वो पाकिस्तान को सिस्टम मिला है। और अब इसी तरीके से जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे उनका S-400 है, उसका भी कुछ नाम उन्होंने बोला, CH-400 या समथिंग लाइक दैट 500। आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, क्या हम ये सारे सिस्टम्स एक्वायर कर रहे हैं? कोई रोशनी डाल दें। जी नदीम साहब, देखिए मैं बहुत मोहतात से इसका जवाब दूंगा और ना मैं कोई पाकिस्तान को बहुत सुपीरियर कहने का मतलब मजाज हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल ही एयरफोर्स गिरी हुई है हमारा इंडिया की, जिस तरह के इनके एनालिस्ट जनरली इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत आजिज़ी और इनकसारी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने हमेशा एयर बैटल में उन्होंने हमेशा मार खाई है।
चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे वो पुलवामा वाला इंसिडेंस हो जिसमें स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, और चाहे वो 6 और 7 की रात हो जिसमें उन्होंने ऑपरेशन संदूर करने की कोशिश की। तो हालांकि इस दफ़ा हम बड़े डिफेंसिव वाले उसमें थे और उनके पास ऑफेंसिव वाला एलिमेंट था, सरप्राइज़ वाला एलिमेंट था, डिसेप्शन वाला एलिमेंट था, लेकिन फिर भी उनके 6 जहाज़ गिराए। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए, जिसको उन्होंने माना तो नहीं लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया, और जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि राफेल उनके गिरे हैं। अब राफेल जो है वो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये वो जहाज़ था जिसके मुतल्लिक इन्होंने पुलवामा के बाद कहा कि ये अगर हमारे पास होता तो उसका रिजल्ट कुछ और होना था। तो इस वजह से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करना उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़रब है। अब आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूं कि वो इस तरह के जहाज़, जिस तरह आपने पहले दिन के बाद देखा कि राफेल को पीछे ले गए और उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया राफेल को, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका था। और मैं नहीं समझता कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बल्कि राफेल का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान फ़ज़ाइया के अगेंस्ट। जो उन्होंने देखा कि जिस तरह से उनकी शूटिंग हुई, एक किस्म का उन्हें चेकमेट कर दिया गया। अब चाइना और पाकिस्तान के मुतल्लिक वो हमेशा से कहते हैं कि हमने 2 फ्रंट वॉर करनी है। अभी उनकी जो एयरफोर्स की हालत है, उनके अपने तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि वो 1 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं लड़ सकते। सो प्रैक्टिकली वो चेकमेट हो चुकी हैं इस टेक्नोलॉजी से, जो कि चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनी, और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी इससे बहुत सुपीरियर है। J-35 की जो आप बात कर रहे हैं, उसका जो मिसाइल है PL-17, उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि PL-15 से ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि दिल्ली से भी आगे तक वो किसी भी जहाज़ को मार सकता है। तो इनकी अभी जो प्रोडक्शन और इनकी जो कैपेबिलिटी है इंडिया की, वो राफेल तक महदूद है। अगर ये कोई 5th या 6th जनरेशन जहाज़ लेते भी हैं तो कम से कम इन्हें अगले 5 से 10 साल लगेंगे उसकी इंडक्शन के लिए। फॉर द टाइम बीइंग तो ये राफेल लेना चाह रहे हैं अपनी नेवी के लिए भी, और एयरफोर्स में भी उसके साथ J-35 एक्वायर करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि हम चाइना हमारी से ख्वाहिश तो है लें सर। 40 जहाज लेने की खबर चल रही है कि हम 40 जहाज ले रहे हैं। मलिक साहब, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, 40 जहाज ही बहुत एक अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 2 स्क्वाड्रन्स हैं। देखें, मैं आपको जो कहना चाह रहा था कि F-16, JF-17 और J-10 इस वक्त आपके पास तीनों बैटल हार्डन्ड, बैटल टेस्टेड और वॉर प्रूवन जहाज है। एक ब्रेक की बात नहीं है क्या PL-17 भी हम ले रहे हैं चाइना से? क्या हमारे पास है इन्वेंट्री में ऑलरेडी PL-17, या हमारी हासिल करने की ख्वाहिश है? नहीं जी, हमारी ख्वाहिश है। PL-15 हमारे पास है, और इसका वो वाला वर्जन है जो चाइना का ओरिजिनल वर्जन है, जिसकी रेंजेस 250 किलोमीटर तक हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम PL-17 लें J-35 के साथ।